Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट मैथमेटिक्स की बुक में है, वॉल्यूम सेकंड हम लोगों ने इंटीग्रेशन कंप्लीट किया है और ये वॉल्यूम फर्स्ट का पार्ट है जहाँ पर अलजेब्रा है, मैट्रिसेस, उसके बाद डिटरमिनेंट्स। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ डिटरमिनेंट्स। ओके, तो आज की क्लास का फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। लिखा है प्रूव दैट, डिटरमिनेंट्स के अंदर लिखा है फर्स्ट रो में 1 AB, इन सेकेंड रो -A 1C। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है -B -C 1। उससे मुझे प्रूव करके देना है इनको 1 + A² + B² + C²। तो इस टाइप का रिजल्ट हमने प्रूव करके इनको देना है। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल किया जाएगा, सबसे पहले देखते हैं कि किसके अगेंस्ट हम ओपन कर रहे हैं। तो मैंने इसको फर्स्ट रो के अगेंस्ट ओपन किया है, फर्स्ट रो के अगेंस्ट ओपन किया है। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट्स क्या हैं 1AB। ठीक है, जब मैं 1 लिखूंगा तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो भी लाइन आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या 1C -C 1, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर मैं सेकंड वाला एलिमेंट यूज़ करता हूँ -A, और जब सेकंड एलिमेंट लूँगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें हट जाएंगी। उसी से अगर मैं प्लस बनाऊँगा तो यहाँ पर ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी। तो अभी आप समझना, A1 -C को मैं हटा दूंगा और इधर अगर वर्टिकल हॉरिजेंटल की बात करते हैं तो 1AB को हटा दूंगा, तो बचेगा क्या -A -B ये वाला पार्ट, C, 1 ये वाला पार्ट। इनको हमने पिक किया। आप देख रहे हैं कि हमने किसको पिक किया, यहाँ से इसको हमने पिक किया और यहाँ लिख दिया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए डिस्कस कर लेंगे। फिर हमने B लिया, जब हम B लेंगे तो ये वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे, इस वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे, क्या बचेगा -A1 -B -C, वही मैंने लिखा है, B बाहर है। ठीक है, अब हम इसको भी रिमूव कर देते हैं ताकि नीट एंड क्लीन बना रहे। ओके, तो फाइनली आपको समझ में आ गया हमने ओपन कैसे किया है। अब 1 तो 1 है, उसकी तो मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इस डिटरमिनेंट्स के अंदर 1 की मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करते हैं तो आपको 1 मिलता है, फिर फॉर्मूले में माइनस आता है, और -C की मल्टीप्लाई जब C के साथ करते हैं तो -C² होता है, और माइनस फॉर्मूले में चल रहा था तो +C² हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे -A तो बाहर लिखा ही है, ठीक है, लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो -A आ जाता है, वो मैंने लिखा है ब्रैकेट में, और माइनस फॉर्मूले का होता है तो -BC मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, तो वो हो जाएगा फाइनली +BC। ओके, यहाँ पर +B लिखा हुआ है। फिर हम लोग देख रहे हैं A और C की मल्टीप्लाई करेंगे तो +AC हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का, -B की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे -B, माइनस फॉर्मूले का था तो वो कर देगा उसको +B। तो ये रिज़ल्ट आपको आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से चीज़ों को निकाल देता हूँ ताकि आपको नीट एंड क्लीन हर चीज़ नज़र आए। अब आप देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट्स को हम लोगों ने ओपन किया तो 1 + C² + A² -ABC + ABC + B² +ABC -ABC कैंसिल आउट। बाकी जो रिज़ल्ट है वो मैंने सीक्वेंस से लिख दिया है, 1 + A² + B² + C², यही आपने प्रूव करना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड क्या है आपके लिए, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट दिस पार्ट। तो इस पार्ट को हमने इवेल्युएट करना है। आओ भाई देखते हैं भाई कैसे निकलेगा ये न्यूमेरिकल। तो सिचुएशन क्या है, सबसे पहले न्यूमेरिकल लिखा है, सेकंड रो यूज़ करनी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देखो मैंने पैटर्न कैसे लिखा हुआ है। सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है A21, उसको ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट तो 2 है, उसकी मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर से करते हैं तो कैपिटल A21 वो कोफैक्टर हो गया, प्लस लगाया, स्मॉल a22 इसका मतलब वो एलिमेंट 0 हो गया, फिर कैपिटल A22 उसका कोफैक्टर हो गया, प्लस स्मॉल a23 इसका मतलब एलिमेंट 1 हो गया, कैपिटल A23 मतलब उस पॉइंट के लिए कोफैक्टर हो गया।
इन सभी को अगर हम लोग लिख देते हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो एलिमेंट्स तो हमारे पास डायरेक्ट है 2, 0, 1। हम देख लेते हैं कोफैक्टर्स को। तो सबसे पहला कोफैक्टर मैंने निकाला है 2, 1 के लिए। तो A21 के लिए बात करेंगे तो कोफैक्टर निकालने का क्या कॉन्सेप्ट सीखा था हम लोगों ने, -1 की पावर इस कोफैक्टर की जो पोजीशन है 2, 1, तो 2 + 1 कर दो और उस डिटरमिनेंट्स के अंदर आप लोगों ने सॉल्व कर देना है 3, 8, 2, 3। 3, 8, 2, 3 आपने लिख देना है। क्यों? क्योंकि आप जिस पोजीशन पे खड़े हैं वो पोजीशन कौन सी है, वो पोजीशन है 2 की। तो मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। जब आप 2 की पोजीशन पर खड़े होते हैं तो ये चीज़ और ये चीज़ गायब हो जाती है, तो बचेगा क्या, 3, 8, 2, 3 बचेगा और वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, -1 की पावर 3 हो गया तो -1 तो -1 रहेगा क्योंकि ऑड हो गया। 3, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा और 2, 8, 16 हो जाएगा नेगेटिव का। तो बाकी सब चीज़ों को मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो फाइनली हम लोग अब इस पोजीशन पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपको 7। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, कोफैक्टर ऑफ A22। -1 की पावर 2 + 2 किया तो -1 की पावर हो जाएगा 4, वहाँ से आपको मिलेगा +1। ठीक है, अगला पार्ट क्या मिलेगा, जब हम लोग +1 की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट 0 की पोजीशन के लिए बात हो रही 2, 2 के लिए। तो बचेगा क्या, 5, 8, 1, 3। वही मैंने लिखा हुआ डिटरमिनेंट्स में। तो आपको पता चल गया कि डिटरमिनेंट्स हमने कैसे बनाई। फिर हमने क्या किया, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो +1 आ गया, 5, 3 15 हो गया, माइनस का 8 आ गया, यहाँ से आपको प्लस का 7 मिलेगा। फिर अगला नंबर आता है 2, 3 का। तो 2, 3 के लिए अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सिचुएशन क्या मिलेगी आपको, आप देख सकते हैं -1 की पावर 2 + 3। ओके, फिर आपने जब पोजीशन चेक की है तो पोजीशन कौन सी है, 2, 3 ये वाली पोजीशन है। तो इस वाली पोजीशन के ये चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो अब आपको क्या मिलेगा, 5, 3, 1, 2। वही मैंने लिखा हुआ है 5, 3, 1, 2। देख रहे हैं आप। अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो 10 आ जाएगा, 5, 2 = 10 एंड 3, 1 = 3। तो 10 - 3 और आगे -1 रहेगा क्योंकि -1 की पावर 5 हो गई थी तो -1 ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 मिल जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, तो मैं पूरे पेज को यहाँ से निकाल देता हूँ और सब कुछ क्लीन कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ -7 है। तो पहला पार्ट ये वाला जो है वो 2, 1 का था तो 2 लिखा, 2 × 7। ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट में 0 है क्योंकि 2, 2 की पोजीशन 0 थी। फिर अगली वाली पोजीशन 1 है और ये 7 है तो -7 हो जाएगा। तो -7 + 14 आपको प्लस का 7 मिलेगा। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे लिए, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ना है, आप प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से देखना। हम जल्दी प्रूव नहीं करेंगे, बस खाली समझो। पहला क्या लिखा है, इफ़ ईच एलिमेंट, प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। इफ़ ईच एलिमेंट इन अ रो और इन अ कॉलम, या तो रो हो या तो कॉलम हो, ऑफ अ डिटरमिनेंट्स इज़ 0। मतलब आपके पास कोई डिटरमिनेंट्स है, उसमें या तो कोई सिंगल रो सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं या कोई भी कॉलम उसके सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो। वो उसने ओपन करा है, ओपन से करने से सब 0, 0 आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो बहुत ईजी है, याद रखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा, ऑल एलिमेंट्स 0 इन अ रो और अ कॉलम, टोटल डिटरमिनेंट्स इज 0। सेकंड में क्या देखा हमने, इफ़ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली लाइन, ओहो गलत जगह ड्रॉ हो गई है, अभी मैंने सही ड्रॉ की। ये मेरी प्रिंसिपल लाइन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको। तो प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल, इसके अपर वाला पार्ट जहाँ पर लिखा है B1, C1, C2, वो तीनों 0 हो जाएं, और या जहाँ पर 0 हैं वो 0 हो जाएं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। डायगोनल्स के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उस डिटरमिनेंट्स की डायरेक्ट वैल्यू होगी। तो अभी मैं दिखाता हूँ इसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है। अब देखो जरा, इफ़ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ डिटरमिनेंट्स इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपका आंसर यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, A1, B2, C3।
और यही आपके पास आंसर है बिल्कुल इस पोजीशन पर, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। तो पहली प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि अगर कोई डिटरमिनेंट्स उसमें सिंगल रो या तो जीरो हो जाए या कोई भी कॉलम सिंगल कॉलम जीरो हो जाए सारे एलिमेंट, उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग जीरो पुट कर सकते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, लीडिंग डायगोनल है हमारे पास, उसका अपर पार्ट या उसका लोअर पार्ट, उसमें किसी में भी जीरो हो जाए, दोनों में जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट किसी एक साइड जीरो हो जाए, लीडिंग डायगोनल का एक साइड, चाहे अपर पार्ट चाहे लोअर पार्ट, तीनों एलिमेंट वो जीरो हो जाते हैं, तो उस डिटरमिनेंट्स की डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हैं डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने सीखा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब क्या हो रहा है, वो ट्रांसपोज वाली बात आ गई जो हम लोगों ने मैट्रिसेस में पढ़ा था कि अगर हम मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कर देते हैं तो जो रो होती है वो सारी की कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ हो रहा है, डिटरमिनेंट्स में सारी रो को अगर हम सारे कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो चेंज। तो हमने 3 प्रॉपर्टी सीखी, फिर से मैं डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट पेज पर चलने के बाद डिस्कस करूँगा। तो हमने आज की पहली प्रॉपर्टी क्या देखी, पहली प्रॉपर्टी देखी हम लोगों ने कि अगर डिटरमिनेंट्स के सारे एलिमेंट्स डिटरमिनेंट्स की कोई भी सिंगल रो पिक करते हैं अगर हम, चाहे रो नंबर 1 हो, रो नंबर 2 हो, रो नंबर 3 हो, मैं 3/3 की जनरली बात कर रहा हूँ, स्क्वायर डिटरमिनेंट्स है 3/3। अच्छा, उसमें से कोई भी रो के तीनों एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो वो डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। या कोई भी कॉलम अगर पिक करते हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, इन तीनों कॉलम में से किसी भी कॉलम को पिक करने के बाद ये देखा गया कि उनके एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट्स की डायरेक्ट हम लोग वैल्यू जीरो लिख सकते हैं। ये सेकेंड प्रॉपर्टी में सीखा। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या सीखा, लीडिंग डायगोनल जो होता है उसका अपर पार्ट या उसका लोअर पार्ट, उनके एलिमेंट्स सारे जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आएगी, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके रख दोगे, वही आपका आंसर होगा। आई होप 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने अच्छे से समझ ली है। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। क्या लिखा हुआ है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स चेंजेस बाय साइन माइनस साइन ओनली, ठीक है। तो अब सिचुएशन हो क्या रही है कि मतलब अगर मेरे पास 3 रो हैं, मेरे पास एक डिटरमिनेंट्स है, स्क्वायर डिटरमिनेंट्स है, 3/3 की है, तो रो नंबर 1 को अगर मैं रो नंबर 2 के साथ इंटरचेंज कर दूंगा, मतलब 2 वाली 1 पर पहुंच जाए और 1 वाला 2 पर आ जाए, सारे एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएं, ऐसे रो की बात हो रही है, तो आगे माइनस लगा देंगे, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। एक तो ये कंडीशन है। रो नंबर 1 रो नंबर 3 से इंटरचेंज हो सकती है, रो नंबर 2 रो नंबर 3 से इंटरचेंज हो सकती है, तो 1 3 चेंज हो सकता है, 2 3 चेंज हो सकता है एंड 1 2 चेंज हो सकता है। कोई भी आपस में एक सिनेरियो अगर हम सॉल्व करते हैं तो आगे माइनस लग जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर हम लोगों ने क्या एक बार ऐसा किया कि 1 से लेके 2 चेंज किया तो एक माइनस लगा दिया, अब 2 वाले को 3 पर पहुंचा दो, 3 वाले को 2 पर ला दो, तो हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, वहाँ पर एक और माइनस आ जाएगा। तो ये हमने रो के लिए सीखा, तो माइनस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम कॉलम के लिए भी सेम सिनेरियो कर सकते हैं, कॉलम नंबर 1 3 के साथ इंटरचेंज हो सकता है, कॉलम नंबर 2 3 के साथ इंटरचेंज हो सकता है, 1 2 के साथ इंटरचेंज हो सकता है। तो एक बार इंटरचेंज करेंगे सिंगल माइनस आएगा, लेकिन आपने कंटिन्यू एक और बार अगर इंटरचेंज किया तो फिर से एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पता चल गया है प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम क्या सीख रहे हैं। सिर्फ रो या कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस आ जाता है, दैट्स इट। ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है, इफ 2 पैरेलल लाइंस, रो की बात हो या कॉलम की बात हो, ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसी हैं, ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स इज 0। ओके, अब कोई भी डिटरमिनेंट्स आपने देखी तो रो नंबर 1 देखी या रो नंबर 2 हो सकता है, रो नंबर 1 को देखा या रो नंबर 3 को देखा हो सकता है, रो नंबर 2 या रो नंबर 3 इनको देखा, तो 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 1 2 2 3 3 1, ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आइडेंटिकल रो हैं, आइडेंटिकल रो, बिल्कुल एक जैसी रो हैं, तो आपके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी,
क्या पॉइंट समझ में आ गया? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, जैसे ए बी सी और नीचे लिखा है 1 2 3 और फिर से लिखा है ए बी सी, तो वो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू डायरेक्ट जीरो हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले लिख दिया आपने फर्स्ट रो में ए बी सी और सेकेंड वाली रो में लिख दिया 1 2 3 और थर्ड वाली रो में लिख दिया सी बी ए, तो आप कहोगे सर उल्टा देख रहे हैं, तो ए बी सी, ऊपर भी ए बी सी है। ऐसा नहीं है, अगर पहले ए बी सी से स्टार्ट हुआ तो नीचे भी ए बी सी ही होना चाहिए। जिस सीक्वेंस की बात करेंगे उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, तभी वो बिल्कुल आइडेंटिकल कहलाएंगी और उनका आंसर जीरो हो जाएगा। यही कंडीशंस कॉलम के लिए भी चलती है। अगर दो कॉलम कोई भी सेम हो जाते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं, तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग जीरो लिख सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 सीखी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं हमने क्या सीखा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने सबसे पहले देखा था कि कोई भी रो के एलिमेंट जीरो हो जाएं सारे के सारे, या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू डायरेक्ट जीरो हो जाती है, प्रॉपर्टी नंबर 1। फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने क्या देखा? प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने चेक किया था कि अगर लीडिंग डायगोनल का अपर पार्ट या लीडिंग डायगोनल का लोअर पार्ट सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके। ये देखा। थर्ड में हमने क्या चेक किया? थर्ड में हमने चेक किया था कि सारे के सारे रो सारे के सारे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएं, ट्रांसपोज बोला था, है ना? मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, गलत तो नहीं है। द डिटरमिनेंट्स इंटरचेंज, हाँ सही है। देखो क्या थर्ड था, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। बिल्कुल सही, मतलब ट्रांसपोज वाली बात हुई थी। और फोर्थ में हमने क्या सीखा? इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज देन द साइन माइनस। ओके, अब दो रो आपस में इंटरचेंज होती हैं तो एक माइनस साइन आता है, या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज होते हैं तो साइन माइनस बाहर आता है। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 देखी। 5 में हमने क्या देखा कि दो पैरेलल लाइंस या तो वो हॉरिजॉन्टल हो रो में हो या वर्टिकल कॉलम में हो, बिल्कुल एक जैसी हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, तो वो डिटरमिनेंट्स वैल्यू डायरेक्ट जीरो मिलती है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। तो हमने 5 तक प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। इसमें क्या है भाई? इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर के, कोई भी रो आपने पिक की या कोई भी कॉलम आपने पिक किया, उनके एलिमेंट्स को देखा और उसमें आपने के की मल्टीप्लाई कर दी, कोई भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, सपोज 5 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, व्हाटएवर, तो यहाँ पर के क्वांटिटी ले लेते हैं, तो के की मल्टीप्लाई कर दी। फिर क्या हो रहा है? देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट्स इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स। आपके पास सपोज डिटरमिनेंट्स थी डेल्टा, ठीक है, तो डेल्टा को हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आपको मार्कर लेके दिखा देता हूँ। ये जो सिंबल है ना ट्राइंगल जैसा छोटा सा, ये डेल्टा का सिंबल है, ठीक है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होती है। तो डेल्टा आपके पास था, इसमें आपने के की मल्टीप्लाई कर दी, वो न्यू मैट्रिक्स आपको लग रहा है। लेकिन अगर हम के बाहर निकालेंगे तो पूरी डिटरमिनेंट्स के बाहर के आ सकता है, तो अब ऐसा लग रहा है कि पूरी डिटरमिनेंट्स की मल्टीप्लाइड बाई के हो गई है। तो अभी आप अगर चेक करेंगे ये वाली पोजीशन को घोट के पी जाओ कि डिटरमिनेंट्स में किसी भी रो में आपने मल्टीप्लाई की किसी कांस्टेंट से, अगर आप कांस्टेंट को बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर निकाल के लाएंगे तो पूरी डिटरमिनेंट्स के बाहर आ सकता है। लेकिन याद करो कि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। अगर मैट्रिक्स में अंदर सभी के साथ किसी चीज़ की मल्टीप्लाई हो रखी है, हम बाहर निकालेंगे तो सिर्फ एक टर्म बाहर निकलता है। अगर मान लो मैट्रिक्स है आपके पास 3/3 और फर्स्ट मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर फर्स्ट रो में 5 5 5 की मल्टीप्लाई है, आप कॉमन लेना चाहो तो मैट्रिक्स में कॉमन नहीं ले सकते। अगर कॉमन लेना भी है तो सेकेंड रो और थर्ड रो में डिवाइड करने का 5 5, तब आप 5 कॉमन ले पाएंगे। लेकिन डिटरमिनेंट्स में क्या है, 5 5 अगर अंदर है सिंगल रो में या किसी भी कॉलम में तो आप बाहर ले सकते हैं उसको। ये छोटी सी बात है, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पर। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या है? इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट्स consist of sum of 2 or more terms, then the determinants can be expressed as the sum of 2 or more determinants whose other rows or column are not altered। इसका मीनिंग क्या होता है कि मैं मान लेता हूं कि कोई भी कॉलम या कोई भी रो एक ऐसे एलिमेंट के साथ लिखी है जिसमें बीच में समेशन आ रहा है। जैसे
A1 प्लस, जैसे एग्जाम्पल लिखा है उस एग्जाम्पल के साथ हम लोग फोकस करते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा है एग्जाम्पल में? A1 प्लस D1, A2 प्लस D2, A3 प्लस D3, ये आपका कॉलम नंबर 1 है। कॉलम नंबर 2 है आपका पास B1 B2 B3, कॉलम नंबर 3 है आपके पास C1 प्लस C1 C2 C3। अभी आप इनको कहते हैं कि सर सॉल्व करो, तो इस वाले जो प्लस वाला पार्ट है, प्लस वाले पार्ट को हम लोग अगर कैंची से कट कर दें, सीजर से कट कर दें, तो अब आपको ज़रा क्या मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो पहली डिटरमिनेंट्स मिलेगी A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, जो दोनों के साथ है। एक पहली डिटरमिनेंट्स मिलेगी, उसको बंद करेंगे, बीच में प्लस यूज़ हो रहा है तो प्लस लगाएंगे। अब अगली डिटरमिनेंट्स आपको क्या मिलेगी? D1 D2 D3, फिर दूसरा कॉलम होगा B1 B2 B3, फिर तीसरा कॉलम होगा C1 C2 C3। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको मैं अंडरलाइन एक बार कर देता हूँ। इस वाले पार्ट को ज़रा ध्यान से देखो। अगर यहाँ से कैंची चल गई, सीजर चल गया, तो उसके दो पार्ट हो गए हैं। एक तो A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 जो यहाँ नज़र आ रहा है, और एक पार्ट आपको मिलेगा D1 D2 D3 और B1 B2 B3, C1 C2 C3, वो ये पार्ट यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो दो पार्ट अलग अलग नज़र आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 7 है। तो याद रखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 आपकी क्या है। ठीक है, अब हमने इसको इरेज कर दिया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 में हमने क्या देखा कि प्रॉपर्टी नंबर 8 में कोई भी रो, मैंने मान लिया रो नंबर 1, रो नंबर 1 को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? रो नंबर 1 प्लस, मान लो आपने के की मल्टीप्लाई कर दी है रो नंबर 3 में, तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो आप कहोगे कि रो नंबर 1 को रो नंबर 1 प्लस के मल्टीप्लाइड बाई रो नंबर 3 से रिप्लेस कर सकते हैं? आप बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो, और इसको अगर प्रूव करना चाहते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, आप ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? आप ज़रा समझें। एक मैट्रिक्स आपके पास यहाँ सिचुएशन के साथ लिखी हुई है, ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, आप ज़रा देखते रहना। A1 A2 B3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये मैंने रोज में इनको बोल दिया। अब मैंने क्या किया कि फर्स्ट रो को मैंने रिप्लेस कर दिया, पहले कॉलम को, सॉरी कॉलम रिप्लेस हुआ यहाँ पर, तो कॉलम नंबर 1 को रिप्लेस किया कॉलम नंबर 1 प्लस के मल्टीप्लाइड बाई कॉलम नंबर 2। अब ज़रा देखो कहाँ मैंने रिप्लेस किया है। ठीक है, ओके, तो आप देख रहे हैं कॉलम नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? A1 प्लस के इंटू A2, B1 प्लस के इंटू B2, C1 प्लस के इंटू C2। अब आप कहते हैं कि सर इसमें तो लुकिंग बदल गई है, मतलब डिटरमिनेंट्स चेंज हो जाएगा। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो डिटरमिनेंट्स डेल्टा 1 है एक्चुअल में डेल्टा ही है। आओ प्रूव करते हैं। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 7 लगा दी, बीच में से कटिंग कर दिया जो सीजर का यूज़ करते थे। तो अगर मैं सीजर का यूज़ करूँगा तो पहली डिटरमिनेंट्स आपको मिल जाएगी ये, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। और दूसरी डिटरमिनेंट्स क्या मिलेगी? के के साथ मिलेगी के A2, के B2, के C3, और उसके बाद में A2 A3, B2 B3, C3 C3 तो चल ही रहा है। पहली वाली डिटरमिनेंट्स को मैंने डेल्टा बोल करके रखा था, वो तो है ही, और इस वाले कॉलम से अगर मैं के कॉमन ले लूँगा तो आप देख रहे हैं कि दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे। अब मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे। आप जरा देखना कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का, मैं इसको फिर से इरेज कर देता हूँ और आपके लिए एक सिंगल लाइन, एक ये और एक ये। अब आप ज़रा चेक करो, दोनों कॉलम एक जैसे हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर दोनों कॉलम या दोनों रो एक जैसी होती है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई के तो 0 हो गया, तो आ गया ना डेल्टा। इसका मतलब जो डेल्टा 1 है वही डेल्टा है। तो इस प्रॉपर्टी पर हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 की। ओहो, बहुत सारी प्रॉपर्टी है हमारे पास, 10 प्रॉपर्टी हैं। बस जस्ट अ मिनट, थोड़ा टाइम और लगेगा, वीडियो लंबी हो गई है। क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सम अदर रो इज 0। मतलब कहना क्या चाह रहा है, किसी भी रो के एलिमेंट आपने पिक किए, अब उस रो को छोड़ दो, बाकी की जो रो बचेंगी करस्पॉन्डिंग उनके कोफैक्टर्स निकालो। मैं पहले एलिमेंट की बात करूंगा, मान लो जो मैंने रो के एलिमेंट लिया है, तो अब मैं दूसरी रो कोई भी पिक करूंगा, सेकंड या थर्ड, उनका मैं पहले वाले का कोफैक्टर लूंगा। ठीक है, प्लस लगाऊंगा,
पहले जो रो मैंने ली है उसका फर्स्ट सेकंड एलिमेंट लूँगा, तो अब की बार जो सेकंड रो है, जो मैं फर्स्ट रो के अलावा कोई भी पिक कर सकता था, 1 सेकंड और थर्ड, वहाँ से मैं कोफैक्टर पिक करूँगा। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने करना है। और ज़रा थोड़ा मैं इसको जूम कर दूँ तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये देखो, अभी आपके बिल्कुल स्क्रीन के बिल्कुल जस्ट नीचे ये इसके अंदर चेक करो क्या लिखा है, A11 मतलब पहला एलिमेंट हो गया। फिर कैपिटल A31, ये थर्ड रो का जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है, फर्स्ट एलिमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। A12 सेकेंड एलिमेंट हो गया ऊपर से। A32 इसका मतलब जो थर्ड रो है उसका ये सेकेंड एलिमेंट है, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है ये। फिर प्लस लगाया, फिर थर्ड एलिमेंट लिया फर्स्ट रो का, और यहाँ पर थर्ड रो का जो थर्ड एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डेंस हम लोगों ने कोफैक्टर निकाला, और उनके मल्टीप्लाई बीच में समेशन। इसका आंसर डायरेक्ट 0 आएगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9। ओके, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 पर। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 में क्या है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो क्या करते हैं, ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, उनका डिटरमिनेंट्स निकाला, वो बराबर होगा पहले मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स। ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख लो, यही काम आने जा रहा है, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। क्या लिखा है, डिटरमिनेंट्स ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ए इंटू डिटरमिनेंट्स बी। दिस इज योर मेन फॉर्मूला। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है।